एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। ब्रॉडली अगर आप देखो तो इस चैप्टर में जो है दो हिस्से हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, सो फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट फ्लूइड स्टैटिक्स, और ये चैप्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके एनुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इन द प्रीवियस इयर्स आई हैव सीन 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से रहते हैं। ठीक है, और इजी चैप्टर भी है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम फ्लूइड्स के बारे में बात करें तो फ्लूइड्स होता क्या है। ठीक है, फ्लूइड्स में बेसिकली आप जानते हो कि लिक्विड्स भी आते हैं, ठीक है, एंड गैसेस भी आते हैं। ठीक है, एंड आप सबको पता है कि फ्लूइड्स जो है एनीथिंग विच फ्लोज, कोई भी चीज जो फ्लो करता है उसको हम फ्लूइड्स कहते हैं। तो नाउ क्वेश्चन अराइजेस, जो पहला इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि व्हाई फ्लूइड फ्लोज। ठीक है, तो यू कैन राइट डाउन द क्वेश्चन, व्हाई फ्लूइड फ्लोज। ठीक है, तो फ्लूइड क्यों फ्लो करता है, यू कैन हैव टू रीजंस। ठीक है, रीजन नंबर 1 एंड रीजन नंबर 2। सो द फर्स्ट रीजन इज, यू कैन राइट इट डाउन, कि it cannot sustain shearing stress. It cannot sustain shearing stress. ठीक है, इलास्टिसिटी में आपने पढ़ा था, आपको अगर याद होगा शेयरिंग स्ट्रेस के बारे में, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर टेंजेंशियली फोर्स लगाते हैं तो व्हाट हैपेंस, द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉलिड दे स्लाइड ओवर वन अनदर। तो सेम चीज है, यहां पे भी जो है लेयर्स जो है स्लाइड होते हैं, और ये लिक्विड जो है इस टेंजेंशियल स्ट्रेस को सस्टेन नहीं कर पाता है, एंड इट स्टार्ट्स फ्लोइंग। दिस इज द फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन क्या है कि फ्लूइड क्यों फ्लो करता है, तो कोई भी चीज जो है अपने पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहती है। ठीक है, तो फ्लूइड भी फ्लो होता है ताकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज हो जाए, क्योंकि अगर वो हाइट में रहेगा तो जाहिर सी बात है इट विल हैव पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे जैसे वो फ्लो करेगा उसका लेवल क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। सो पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। कोई भी चीज जो है अपने पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करना चाहती है टू कम इन द इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट लिख लो, टू रिड्यूस इट्स पोटेंशियल एनर्जी टू मिनिमम, टू रिड्यूस इट्स पोटेंशियल एनर्जी टू मिनिमम। सो दीज आर द टू रीजंस व्हाई फ्लूइड फ्लोज। अब जो है, जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रेशर। यू ऑल नो प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला आप लोगों ने क्लास 9 में भी देखा था। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर इज थ्रस्ट अपॉन एरिया। ठीक है ना, देखो थ्रस्ट भी फोर्स ही है, बट थोड़ा सा अंतर, क्या अंतर है, थ्रस्ट जो है वो उस फोर्स को हम कहते हैं विच एक्ट्स परपेंडिकुलरली ऑन द सरफेस। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखना होगा। आप फोर्स कहते हो तो कोई भी तरह का फोर्स, अगर कोई फोर्स सरफेस पे ऐसे एट सम एंगल एक्ट कर रहा है, तो मान लो कि अगर आपने 5 न्यूटन फोर्स लगाया है तो ये 5 न्यूटन फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा इस पे प्रेशर से। इसका जो ये वाला कंपोनेंट होगा विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ओनली दैट पार्ट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेशर एक्टिंग ऑन द वॉल। ठीक है ना, तो ये चीज है। तो थ्रस्ट अपॉन एरिया, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। ठीक है, पास्कल जो है ऐसा यूनिट है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। नाउ प्रेशर कैसा क्वांटिटी है, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। Pressure is a scalar quantity. Now, why pressure is a scalar quantity? क्यों हम pressure को scalar quantity कहते हैं? What is the reason? तो हमारा जो आंसर होता है इस सवाल के लिए वो ये होता है कि pressure is always unidirectional. Pressure is always unidirectional. इसका डायरेक्शन फिक्स्ड है. It is always perpendicular to the surface. ठीक है, सो दैट इज व्हाई वी कंसीडर इट टू बी अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ टर्म्स हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, देन वी विल कम टू द मेन टॉपिक, जिसमें सबसे पहला टर्म आता है
यू नो व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी के बारे में पता है? रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल रो एंड दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। ये आप सबको पता है। और इसका यूनिट क्या है? यूनिट इज केजी पर मीटर क्यूब, नथिंग। अब यही में एक आता है रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है? रिलेटिव डेंसिटी, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है? नाउ व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी? It is density of the substance upon density of water at 4 degree Celsius, ठीक है? Density of water at 4 degree Celsius। तो क्यों density of water at 4 degree Celsius दिया गया है? क्यों density of water at 4 degree Celsius ही दिया है? 4 degree Celsius ही क्यों यूज किया गया? हाँ, because density of water is maximum at 4 degree Celsius। इसके लिए थोड़ा सा जो है आप लोग एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, केमिस्ट्री में आप लोग इसने पढ़ा होगा, ठीक है? एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर क्या है? जनरली हम सब जानते हैं किसी भी सब्सटेंस को अगर हम हीट करेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज करता है। बट वाटर के केस में थोड़ा सा डिफरेंट क्या होता है कि अगर हम वाटर ले लें एट 0 डिग्री सेल्सियस, ध्यान दीजिएगा, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस और वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना? तो टेक वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, यू स्टार्ट हीटिंग इट। तो जब हम उसको हीट करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वो एक्सपैंड नहीं हो रहा है, इट स्टार्ट्स कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी उसकी वॉल्यूम डिक्रीज होने लगती है। और ये जो प्रोसेस है कब तक चलता है? 4 डिग्री सेल्सियस तक, यानी 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक वाटर की वॉल्यूम जो है वो क्या होती है? धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है, ठीक है? और वॉल्यूम जैसे जैसे डिक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है? तो 4 डिग्री सेल्सियस तक वाटर की वॉल्यूम डिक्रीज होती है एंड इट बिकम्स मिनिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। सो दैट इज व्हाई डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ रही है? और अगर आप फर्दर हीटिंग कंटिन्यू करते हैं, मान लीजिए कि आप वाटर को 4 डिग्री तक हीट कर दिए, अब आप फर्दर आगे भी हीट कर रहे हो, तो नाउ इट स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग। तो ये जो बिहेवियर है ना, ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर इसको कहा गया है, इसीलिए इसको कहते हैं एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, यही एनोमलस है। तो इसका जो डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर का अगर हम ग्राफ बनाए, मान लो हमने वाई एक्सिस पे टेम्परेचर दिया है और इस पे जो है डेंसिटी दिया है, ठीक है? तो हम क्या देखते हैं कि डेंसिटी इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस और फिर 4 डिग्री के बाद इट डिक्रीजेस। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी बिकम्स मैक्सिमम, ठीक है? ये डेंसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। और वॉल्यूम वर्सेस टाइम ग्राफ अगर आप देखें तो टेम्परेचर, नॉट टाइम, टेम्परेचर। सो दिस इज वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। तो इस केस में क्या होगा? जैसे जैसे आप हीट करते हो 0 से, ठीक है, वॉल्यूम स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एंड इट बिकम्स मिनिमम एट 4 डिग्री एंड देन इट अगेन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। सो एट 4 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम इज मिनिमम, वॉल्यूम इज मिनिमम। तो ये हमारा एनोमलस एक्सपेंशन का छोटा सा एक आपको ये। नाउ द नेक्स्ट टर्म वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, अच्छा आगे बढ़ने से पहले अब जो है रिलेटिव डेंसिटी के बारे में अगर हम बात करें, तो रिलेटिव डेंसिटी के अगर हम बारे में बात करते हैं तो रिलेटिव डेंसिटी जो है इट हैज नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होता है इसका, ठीक है? अब बहुत सारे ऐसे सवाल आएंगे जहां पे आपको रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ होगा और उसके वजह से आपको जो है डेंसिटी निकालना होता है। तो हाउ टू डू दैट? सपोज एक मटेरियल है, एक जिसका रिलेटिव डेंसिटी हम लोग लिख लें RD ऑफ X इज 4.8, ठीक है? RD ऑफ X जो है वो 4.8 है, रिलेटिव डेंसिटी जो है वो 4.8 है।
आप इसका डेंसिटी बताइए, बोथ इन सीजीएस यूनिट एंड एसआई यूनिट। तो डेंसिटी इन सीजीएस यूनिट दैट इज 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, यानी जो वैल्यू है बस उसी में यूनिट आपको लगानी है, ठीक है। डेंसिटी इन SI unit and that will become 4.8 into 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब। तो ये जो आंसर हमने लिखा है, इस आंसर को देख के आपको क्या मिल रहा है, क्या पता चल रहा है कि अगर आपको RT दिया है और अगर आपको CGS में डेंसिटी चाहिए तो यू मल्टीप्लाई इट बाय 1, ठीक है। आप 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको और फिर यूनिट लिख दीजिए, ठीक है। और अगर आपको एसआई में निकालना है तो ये मल्टीप्लाई इट बाय 1000, ठीक है। अब क्यों ऐसा कि यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ से 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो एक्चुअली बेटा ना यही फॉर्मूला यूज किया गया है। दिस फॉर्मूला आप देखो क्या है, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज RT इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, यही ना है, हाँ? तो डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी इज RT into density of water at 4 डिग्री सेल्सियस। यही हमारा डेंसिटी निकालने का जो है फॉर्मूला होता है, यानी रिलेशनशिप बिटवीन दिस। अब इस चीज को और इस चीज को अगर हम ध्यान से देखें तो व्हाट वी फाइंड कि डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस सीजीएस में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और एसआई में 1000 kg पर मीटर क्यूब है। और लेट मी टेल यू वन थिंग, वाटर की डेंसिटी आपको याद होनी चाहिए, ये क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ नहीं रहता है, तो याद रखिएगा कि वाटर की डेंसिटी जो है सीजीएस में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और एसआई में 1000 kg पर मीटर क्यूब है। दिस इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये चीज हो गया। नाउ वी कैन मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, यानी नेक्स्ट टर्म दैट इज नेक्स्ट टर्म जो है दैट इज स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट, और स्पेसिफिक वेट क्या होगा, वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम होता है। तो वेट अपॉन वॉल्यूम होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि mg अपॉन v, ठीक है। अच्छा, क्या हम mg के जगह v रो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? यस सर, एकदम कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, यानी रो इंटू जी, यानी स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला हो गया रो इंटू जी। आपको ये समझ में आया क्यों मैंने मास के जगह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम सब्स्टिट्यूट किया डेंसिटी वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो यहां पे एक चीज और देखो कि वेट के लिए वेट इज इक्वल टू वी रो जी, वेट का ये भी एक फॉर्मूला है जिसका यूज हम लोग कई जगहों पे करेंगे, ठीक है। यहां पे V क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस जिसका आप वेट लेना चाह रहे हैं, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस जिसका आप वेट लेना चाह रहे हैं, और G क्या होता है ये तो आपको पता ही है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां तक बातें समझ में आ गई, दीज आर ऑल जनरल थिंग्स। अब जो है आप लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा कि लिक्विड जो है अगर किसी कंटेनर में है, अगर लिक्विड किसी कंटेनर में है तो दीवारों पे यानी वॉल्स पे जो प्रेशर लगाता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो जरा सोचिए ध्यान से, अगर प्रेशर परपेंडिकुलर नहीं लगा रहा है इसका मतलब क्या है कि दीवार पे फोर्स जो लग रहा है वो भी परपेंडिकुलर ही है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? इस पूरी चीज को आपको क्लास 9 में बताया गया, ठीक है। लेकिन इस पूरी चीज को ध्यान से सोचिए, ध्यान से सोचिए। तो आपको क्या कहा गया है, द लिक्विड इज इन अ कंटेनर। तो लिक्विड अगर कंटेनर में है तो जाहिर सी बात है इट इज एट रेस्ट,
ठीक है, तो आप एक स्टेटमेंट ले लो, उसका हम लोग मैथमेटिकल प्रूफ करेंगे, यानी इसी चीज का मैथमेटिकल प्रूफ करेंगे। स्टेटमेंट लिख लो, फोर्स इज एक्सर्टेड परपेंडिकुलर, फोर्स इज एक्सर्टेड परपेंडिकुलर टू द surface of the container, to the surface of the container by liquid at rest, by liquid at rest, ठीक है। नाउ अब जो है हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे कि ये स्टेटमेंट तो हम लोग जो है अपने प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आए हैं, लेकिन इसका जस्टिफिकेशन मैथमेटिकली देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, लेट अस टेक अ कंटेनर, ठीक है, लेट अस टेक अ कंटेनर जिसमें एक लिक्विड है, दैट मींस द लिक्विड इज एट रेस्ट, द लिक्विड इज एट रेस्ट, द लिक्विड इज इन द कंटेनर, इसका साफ मतलब है कि लिक्विड जो है वो रेस्ट है। अब आप क्या करो कि हमें क्या प्रूफ करना है कि फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलरली टू द सरफेस। हम मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर नहीं है, तो मान लो कि इस सरफेस के ऊपर फोर्स परपेंडिकुलर नहीं लग रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में लग रहा है एट सम एंगल थीटा। तो अगर ये एट सम एंगल थीटा है तो इसका हम रिएक्शन ऐसे कंसीडर कर लें, ये, so this is also theta, vertically opposite angle. Now this R has two components, ये component है और ये component है। ये component क्या है? R cos theta, और ये component क्या है? R sin theta। That is, जो रिएक्शन फोर्स है उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट है और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब जरा ध्यान से सोचिए, आपको क्या कहा गया है? द लिक्विड इज एट रेस्ट, ठीक है। अब अगर लिक्विड रेस्ट में है तो जाहिर सी बात है जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये होगा तो लिक्विड फिर रेस्ट में नहीं होगा। बिकॉज शुरुआत में ही हमने बताया कि लिक्विड क्यों फ्लो करती है, बिकॉज इट कैन नॉट सस्टेन द टेंजेंशियल फोर्स। सो दैट मीन्स ये r cos थीटा जो है जीरो होना चाहिए। अभी आप कॉपी मत करिएगा, r cos थीटा जो है दैट इज जीरो, और अगर r cos थीटा जीरो है तो इसका मतलब है यू कैन से दैट cos थीटा इज जीरो। और cos थीटा जीरो कब होता है? जब थीटा 90 डिग्री होता है। प्रूव हो गया? तो ये आप डायग्राम बनाएंगे, ये चीज आप कॉपी करेंगे, बट इसको कॉपी करने के पहले एक स्टेटमेंट लिख देंगे, वो स्टेटमेंट में लिखवा दे रहा हूं, लिख लो। वी नो दैट लिक्विड कैन नॉट रेजिस्ट एनी टेंजेंशियल फोर्स, cannot resist any tangential force, and it will start flowing due to it, and it will start flowing due to it, full stop. But here the liquid is at rest, but here the liquid is at rest, so we can say that अब आप इसको कॉपी कर सकते हैं।
डन? ओके। अब हम लोग जो है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ द कंटेनर, ऑन द बेस ऑफ द कंटेनर, ठीक है, उसको हम देखेंगे। ऑलरेडी दिस फॉर्मूला यू पीपल हैव स्टडीड, या P इक्वल्स टू H रो G पढ़ा हुआ है, तो वही चीज। अब यहां पे देखो, इस कंटेनर में जो है एक लिक्विड है, ठीक है, जिस लिक्विड की डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इज रो एंड द हाइट ऑफ द लिक्विड इज H, ठीक है। बेस एरिया जो है दैट इज A, ठीक है, बेस एरिया A है। अच्छा, अब इसमें पूरा लिक्विड, ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द बेस क्या, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द बेस क्या होगा, दैट विल बी वेट ऑफ लिक्विड अपॉन बेस एरिया। एनी डाउट? नहीं होगा। चलो, वेट ऑफ द लिक्विड, इस पूरे लिक्विड का वेट क्या होगा, mg होगा, एंड बेस एरिया इज A। नाउ m क्या है, m हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यानी V रो G अपॉन A। नाउ वॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड क्या होगा, इट इज सिलेंड्रिकल इन शेप, ठीक है, तो क्या होगा, बेस एरिया इंटू हाइट, यानी A इंटू H, यानी वॉल्यूम की जगह आप लिख सकते हो A इंटू H रो G अपॉन A। दिस एंड दिस कैंसल एंड यू गेट H रो G, ठीक है, H rho G. This is the pressure exerted on the base by liquid, लिक्विड के द्वारा, ठीक है। अब जरा एक चीज बताओ, लिक्विड के द्वारा यहां पे प्रेशर लग रहा है H रो G, बट क्या रियलिटी में यहां प्रेशर H रो G ही है कि कुछ और है? वेरी गुड। तो यानी एब्सोल्यूट प्रेशर यहां पे क्या होगा, ऑन द बेस क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H रो G, ठीक है। और इस H रो G को जो है ना यहां पे, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड गॉस प्रेशर, भी इसको कहते हैं H रो G वाले से। Done? Yes. मिटा दें? Okay. Now you can give the heading Pascal's law. Pascal's law. ठीक है, चलो पास्कल्स लॉ को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये चीज देखो,
पहले इस चीज के बारे में जानकारी लेते हैं थोड़ा सा। मान लो कि एक कंटेनर है, ठीक है, एंड इज फिल्ड विथ लिक्विड, ठीक है। हमने यहां पे एक होल बनाया, क्या आप देखते हो, वाटर विल कम आउट एंड फॉल लाइक दिस, इट विल कवर सम डिस्टेंस। क्यों ये इतना डिस्टेंस कवर किया? बिकॉज वाटर वॉज एक्सर्टिंग प्रेशर, और जैसे ही आप इसको छोड़ते हो तो प्रेशर की वजह से ये बड़ी तेजी के साथ यहां बाहर की तरफ गिरता है। अगर ये होल हम यहां किए होते तो भी वाटर निकला होता, बट ये उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं किया होता। क्यों? क्योंकि यहां पे प्रेशर कम है, यहां पे प्रेशर कम है, हाइट कम है, H2G से सोचो, है ना, डेप्थ कम है तो प्रेशर कम होगा, डेप्थ ज्यादा है प्रेशर ज्यादा है। अगर सेम हाइट पे हम यहां पे अगर एक ओपनिंग बनाए तो इस साइड से भी वाटर जाके गिरेगा इतनी दूर पे, और इस तरफ भी वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, x करेगा नहीं? तो ये बात तो समझ में आ गई। अब हम लोग पास्कल्स लॉ की बात करते हैं। हम ऐसे ही एक बीकर ले लें, या राउंड बॉटम फ्लास्क ले लें, या फ्लैट बॉटम फ्लास्क ले लें, ठीक है, कुछ भी ले लें, और उसके चारों तरफ होल बना दें, ठीक है। और होल बनाने के बाद उस होल को वापस बंद कर दें विद द हेल्प ऑफ कॉर्क। कॉर्क जानते हो ना, एक स्पेशल टाइप का वुड होता है, उससे हमने उसको वापस बंद कर दिया। अब उस बीकर में हम पानी भर देते हैं। पानी भरने के बाद उसके ऊपर जो ओपनिंग है वहां पे एक प्लंजर लगा देते हैं, पिस्टन, ठीक है, जैसे सिरिंज होता है ना, पुश करते हैं वो जो प्लंजर होता है उसी तरह का, एकदम एयर टाइट, बस खाली जाए तो प्लंजर लगा देते हैं, एंड वी अप्लाई द फोर्स। तो जब हम फोर्स लगाएंगे, द फोर्स इज एक्टिंग ऑन सम एरिया, सो दैट मींस प्रेशर इज बीइंग एक्सर्टेड। किस पे एक्सर्ट हो रहा है? लिक्विड पे। हम क्या नोटिस करते हैं, जब आप प्रेशर लगाते हो, जो चारों तरफ ये जो कॉर्क लगा था, ये सारे कॉर्क एक साथ निकलते हैं, एक साथ बाहर निकलते हैं, एंड द वाटर स्टार्ट्स कमिंग आउट फ्रॉम देम। और हम क्या देखते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं, जो वाटर है हर तरफ एक बराबर दूरी पे जाके गिर रहा है, यानी प्रेशर हैज बीन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। यही आपका पास्कल्स लॉ है, ठीक है। तो स्टेटमेंट पहले लिख लो, फिर इसका हम लोग मैथमेटिकल प्रूफ देखेंगे, ठीक है। लिखो, प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट on an enclosed liquid is transmitted equally in all directions, is transmitted equally in all directions, ठीक है। अब और करके एक और डेफिनेशन है, दोनों डेफिनेशन का स्टेटमेंट जो है आपको पता होना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट लिखो, प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट, प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम एट all points, is same at all points if we ignore the gravity, if we ignore the gravity। हो गया। अब हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे, ठीक है। तो प्रूफ मैं जैसे जैसे डायग्राम बनाते जा रहा हूं, आप और साथ ही साथ एक स्टेटमेंट डिक्टेट करूंगा, लिख लो, बिकॉज वी हैव टाइम इज रनिंग आउट। सो स्टेटमेंट भी बोलता जा रहा हूं, आप साइड बाय साइड लिखते रहिए, डायग्राम आप बाद में बना लीजिएगा, ओके। तो लिखो, कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट, कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ अ राइट एंगल प्रिज्म, so that the effect of gravity
so that the effect of gravity is same at all points, is same at all points. ठीक है, फुल स्टॉप. Also the small element is in equilibrium. Also the small element is in. लिख लिया आपने? तो स्मॉल एलिमेंट क्यों लिया गया है? ताकि ग्रेविटी का इफेक्ट ना हो. ठीक है, और चूंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ध्यान से देखिए, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, यानी जो फोर्सेस लग रहे हैं सब एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. हॉरिजॉन्टल वाला हॉरिजॉन्टल, यानी FC इज बैलेंस्ड बाय FB और FA इज बैलेंस्ड बाय. ठीक है, नाउ FA क्या होगा? फोर्स क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया. तो दैट विल बी PA इनटू दैट एरिया. कौन सा एरिया? BCFE. ठीक है ना? सो दैट विल बी BC मल्टीप्लाइड बाय BE. ठीक है, BE को हम लोग L ले रहे हैं. डायग्राम में मेंशन होना चाहिए कि BE इज इक्वल्स टू AD इज इक्वल्स टू CF इज इक्वल्स टू L, स्मॉल l. सिमिलरली FB को आप लिख सकते हो PB AC इंटू L एंड FC को आप लिख सकते हो PC AB इंटू L. ठीक है ना? चूंकि इक्विलिब्रियम में है सिस्टम, ठीक है, आप लिख लो एज इट इज इन इक्विलिब्रियम. यहां पे एक स्टेटमेंट दे दिया आपने, एज इट इज इन इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम में है तो आप कह सकते हो कि FA इज इक्वल्स टू FB cos थीटा. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. PA BC L इज इक्वल्स टू PB AC L cos थीटा. इस ट्रायंगल में देखिए cos थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी BC अपॉन AC. होगा कि नहीं होगा? सो AC एंड AC कैंसल, BCL कैंसल. आपको मिला क्या? PA इज इक्वल्स टू PB. ठीक है, नाउ ये तो आपने वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस किया. हॉरिजॉन्टल को बैलेंस करिए तो FC इज इक्वल्स टू FB साइन थीटा. नाउ FC दैट इज PC ABL इंटू PB ACL sin theta. From the figure sin theta perpendicular upon hypotenuse. तो AB upon AC, AB upon AC. So AC and AC cancelled, LAB cancelled. So PC is equals to PB. Equation number 2. So from 1 and 2 आपको क्या मिला? PA is equals to PB is equals to, यही तो पास्कल्स लॉ था कि हर जगह प्रेशर सेम रहेगा. सेकंड स्टेटमेंट यही है ना? हाँ, सो दिस इज द मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ पास्कल्स लॉ. ठीक है, तो आज के लिए इतना.